आज मैं चैप्टर 3 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ और मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। हम लोग जानते हैं मेटल और नॉन मेटल के बारे में, मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी जानते हैं, नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो हम इसको जानते हैं। इसमें हमको करना क्या है, देखना है कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं जो उसके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी हैं, रेयर एक्सेप्शन जिसको कहते हैं। कुछ ऐसे भी मेटल है जो एक्सेप्शन में आते हैं। हम ये भी जानते हैं कि मेटल्स आर जनरली हार्ड। क्वेश्चन आप फिजिकल प्रॉपर्टी की, मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि दो ऐसे मेटल का नाम बताइए जो बहुत ही सॉफ्ट है। राइट टू मेटल्स विच इज वेरी सॉफ्ट। तो आप क्या लिखेंगे? एक्सेप्शन क्वेश्चन, चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, नेम टू मेटल्स, नेम टू मेटल्स, टू मेटल, नेम टू मेटल्स which is soft। कौन से मेटल है जो सॉफ्ट है ना? तो हम आंसर क्या लिखेंगे? इसका आंसर होगा पोटेशियम एंड सोडियम, पोटेशियम एंड सोडियम। सोडियम दो मेटल है जो सॉफ्ट है, आसानी से चाकू से भी काटा जा सकता है ना? इसका फॉर्मूला पोटेशियम का K लिखेंगे और सोडियम का Na हो गया। दूसरा क्वेश्चन, हम ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी जानते हैं कि मेटल्स आर हैव ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही अधिक होता है, लेकिन आप ये बताइए कि दो ऐसे मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो है, यहाँ तक कि अगर उस मेटल को अपने हथेली पर रखा जाए, उस मेटल को अगर अपने हथेली पर रखा जाए तो मेल्ट करना शुरू हो जाएगा। तो नेम टू मेटल, नेम टू मेटल, नेम टू मेटल, नेम टू मेटल्स which has which low melting point, low melting point, low melting point, low melting point। आप बताइए आंसर। हम लिखेंगे गैलियम एंड कैल्शियम, गैलियम एंड कैल्शियम दो मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे मेटल का नाम बताना जो बहुत ही ज्यादा डक्टाइल है। डक्टाइल का प्रॉपर्टी है इससे कि आसानी से उसे है ना मेल्ट करके वायर खींचा जा सके, ये प्रॉपर्टी डक्टाइल कहलाता है। तो एक ऐसे मेटल का नाम बताइए जो सबसे ज्यादा डक्टाइल है ना? नेम द मेटल, नेम द मेटल, नेम द मेटल which is ductile, which is ductile। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है गोल्ड। गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है। ऐसा कहा जाता है कि 1 ग्राम गोल्ड का वायर अगर खींचा जाए तो 2 किलोमीटर लंबा वायर खींचा जा सकता है गोल्ड का। कितना डक्टाइल आप बताइए? जनरली तीसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, फोर्थ क्वेश्चन, मेटल्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। जितने भी मेटल है रूम टेम्परेचर पे सब सॉलिड है। आयरन है, अच्छा आप एल्युमिनियम देख रहे हैं, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सारे क्या है? रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। लेकिन आप एक ऐसे मेटल का नाम बताइए जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। नेम द मेटल, नेम द metal, name the metal which is
liquid which is a liquid at room temperature, room temperature, room temperature, room temperature. आंसर इसका लिखते हैं मरकरी, मरकरी यानी Hg जिसको कहते हैं Hg। आगे चलते हैं नॉन मेटल की तरफ। हम ये जानते हैं कि मेटल्स आर जनरली हार्ड बट नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट इन कंपेरिजन ऑफ मेटल। तो आपको एक क्वेश्चन बताना है कि नेम द नॉन मेटल विच इज द हार्डेस्ट। नेम द नॉन मेटल, नेम द नॉन मेटल, नॉन मेटल, name the non-metal which is hardest, which is hardest, which is hardest, hardest। सबसे ज्यादा कठोर नॉन मेटल कौन है? आंसर क्या लिखेंगे? डायमंड, डायमंड, डायमंड। ये भी हम जानते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन एक ऐसे नॉन मेटल का नाम बताइए आप कि नॉन मेटल होते हुए भी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो। नेम द नॉन मेटल, नेम द नॉन मेटल, नॉन मेटल, नेम द नॉन मेटल विच इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, which is conductor of electricity, conductor of electricity, conductor of electricity, electricity। इसका आंसर क्या होगा? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ये भी जानते हैं कि मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आर लस्ट्रस, है ना, इट्स आउटर सरफेस इज शाइनिंग, है ना। लेकिन एक ऐसे नॉन मेटल का नाम बताइए जो लस्ट्रस हो, जो सबसे ज्यादा शाइनिंग देता हो, उसका सरफेस शाइनिंग सरफेस हो। नेम द नॉन मेटल, नेम द नॉन मेटल, नेम द नॉन मेटल which has shining surface, shining surface। आंसर इसका होगा आयोडीन, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऐसे नॉन मेटल का नाम बताएं जो लिक्विड रूप में, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। नेम द नॉन मेटल, नेम द नॉन मेटल, नेम द नॉन मेटल which is in liquid form, liquid form। आंसर क्या लिखेंगे? ब्रोमीन, आंसर लिखेंगे ब्रोमीन, ब्रोमीन। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। आपको डिफाइन करने के लिए पूछा जाएगा या तो एमसीक्यू में भी पूछ दिया जाता है क्वेश्चन। डिफाइन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स विथ एग्जांपल। क्वेश्चन है व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, है ना। क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, गिव एग्जांपल। व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव एग्जांपल, गिव एग्जांपल। तो हम आपको समझाते हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड वैसे ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कराने के बाद सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है।
उसे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। एग्जाम्पल जेडन ऑक्साइड, जेडनो, जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। तो आंसर हम लिखेंगे, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ सिर्फ, है ना, रिएक्शन दे रहा हूँ। ZnO प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2O प्लस H2O। देखिए एसिड के साथ हमने रिएक्शन करवाया तो सॉल्ट और वाटर बना, ये सॉल्ट हो गया और वाटर ये हो गया वाटर, सॉल्ट और वाटर। इसको हम बैलेंस करते हैं, 2HCl कर देंगे, 2 हाइड्रोजन हो गया और 2 क्लोरीन हो गया, है ना, ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, अब क्या करते हैं ZnO के नेक्स्ट, ZnO प्लस बेस के साथ रिएक्शन करते हैं NaOH। आप ध्यान दीजिएगा, ये सब रिएक्शन आ सकता है। सोडियम जिंकेट बनता है Na2ZnO2 प्लस H2O, है ना, 2NaOH यहाँ कर देते हैं, 2NaOH हो गया, है ना, Zn हो गया, ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन। ये सोडियम जिंकेट, फॉर्मूला इसका क्या है, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। हमने बताया एसिड के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हुआ। अच्छा, बेस के साथ रिएक्शन हम करवाए तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हुआ। दूसरा एग्जाम्पल, 2 ही एग्जाम्पल थे, और एक आप लिख लीजिएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड भी Al2O3 भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एग्जाम्पल मैंने दे दिया, एक एग्जाम्पल तो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। डिफाइन रिएक्टिविटी सीरीज, इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है और नेम ऑफ द मेटल को अरेंज कीजिए। ये क्वेश्चन आ सकता है, रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज, डिफाइन रिएक्टिविटी सीरीज, डिफाइन रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटीज सीरीज, सीरीज। अरेंज द मेटल, मेटल को अरेंज भी करने के लिए आपसे पूछ सकता है, अरेंज द मेटल, मेटल को अरेंज कीजिए, रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज किसको कहते हैं, लिस्ट ऑफ मेटल विच इज अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। अब लिस्ट अगर पूछेगा तो सबसे पहले लिस्ट हम इस तरह से लेंगे, लिस्ट आपको इस तरह से देना पड़ेगा। सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, Zn, Fe, Pb, H हाइड्रोजन, है, Cu, Ag, Au, ये रिएक्टिविटी सीरीज का आपका लिस्ट आ जाएगा। अब इसमें देखना है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, है ना, ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है, इसको ऊपर वाला कहते हैं मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, मोस्ट रिएक्टिव। ये मिडिल से ले लेते हैं, एल्युमिनियम से, है ना, मिडिल रिएक्टिविटीज, मिडिल रिएक्टिव, मिडिल रिएक्टिव। ये ले लेते हैं लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। ये मेटल है, आप ध्यान रखेंगे, है ना। मेटल्स जो प्राप्त किया जाता है, मेटल्स डायरेक्टली माइनिंग्स में नहीं निकलता है, आप लोग को पता होना चाहिए, ओर्स के रूप में निकलता है ना। जमीन के अंदर माइनिंग्स जो होते हैं ओर्स के रूप में निकलते हैं। ओर्स को हम क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं, है ना। तो ओर्स जो निकलते हैं ऑक्साइड के रूप में निकलते हैं, कुछ सल्फाइड के रूप में निकलते हैं और कुछ कार्बोनेट के रूप में निकलते हैं। तो ऑक्साइड के रूप में जो निकलते हैं उसको हमको हीट करना पड़ता है, उसका मेटल कन्वर्ट है। अब सल्फाइड के रूप में कुछ ऐसे भी ओर्स हैं जो सल्फाइड के रूप में निकलते हैं, कुछ ऐसे ओर्स जो कार्बोनेट के रूप में निकलते हैं, उसको हम प्यूरिफिकेशन करके फिर मेटल प्राप्त करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा
कि डिफाइन रोस्टिंग, रोस्टिंग क्या होता है रोस्टिंग एंड दूसरा कैल्सिनेशन, दो चीजें आपको पूछा है कि रोस्टिंग क्या है और कैल्सिनेशन क्या है। तो मैं बता देता हूँ रोस्टिंग क्या है और कैल्सिनेशन क्या है। रोस्टिंग 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 एक प्रोसेस है ना, जिसमें सल्फाइड ओर्स को हीट करके ऑक्साइड ओर्स में कन्वर्ट किया जाता है। फिर ऑक्साइड ओर्स को हीट करने के बाद मेटल और ऑक्सीजन अलग किया जाता है। यानी हम डिफाइन अगर करेंगे तो हम लिखेंगे रोस्टिंग का, इट इज द प्रोसेस बाय विच sulfide ores are converted into oxide ores by strongly heating in the presence of excess air is called roasting। अब एग्जांपल हम देते हैं सल्फाइड ओर्स का, ZnS का हम एग्जांपल देते हैं। ZnS यानी जिंक सल्फाइड ओर्स आया, इसको अगर हम हीट करते हैं तो ZnO प्लस SO2 2ZnO, इसको बैलेंस कर लीजिए आप, 3O2 2ZnO 2SO2। अब देखिए Zn ऑक्साइड हो गया। सबसे पहले सल्फाइड से कन्वर्ट करने के बाद ऑक्साइड किए, Zn ऑक्साइड है। Zn ऑक्साइड को हमने क्या किया, Zn ऑक्साइड है। Zn ऑक्साइड को अगर हम हीट करेंगे Zn प्लस O2 2ZnO2, Zn हमको प्राप्त हो गया, ये Zn निकल गया है ना। या इसका रिडक्शन भी हम कर सकते थे, कार्बन से अगर करेंगे रिडक्शन इसका कार्बन से, तो Zn प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड होगी। ये हो गया रोस्टिंग का आपका प्रोसेस। रोस्टिंग क्या था, सल्फाइड ओर्स को कन्वर्ट कर देते हैं मेटल में, है ना। पहले सल्फाइड ओर्स था ZnS, अब कन्वर्ट हो गया मेटल Zn1, Zn आपको प्राप्त हो गया है ना, ये Zn मिल गई है आपको। दूसरा होता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या है, कैल्सिनेशन में जो ओर्स पाए जाते हैं कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं, मेटल कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। तो ये प्रोसेस क्या है, इट इज द प्रोसेस बाय विच carbonate ores are converted into oxide ores by heating in the presence of limited air is called calcination। अब एग्जांपल आपको देते हैं कैल्सिनेशन, ZnCO3 कार्बोनेट, इसको अगर आप हीट करते हैं तो क्या बनता है, ZnO प्लस CO2, राइट। अब ZnO को रिडक्शन करते हैं कार्बन के साथ, ZnO प्लस C बनेगा क्या, Zn आपका मेटल निकल गया प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए Zn आपका मेटल निकल गया, ये प्रोसेस कैल्सिनेशन कहलाता है। ये दोनों को याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि पार्ट्स ऑफ हैवी मशीन के कुछ पार्ट्स होते हैं डैमेज हो जाते हैं या कहीं क्रैक कर जाते हैं, है ना, या रेलवे ट्रैक्स वगैरह, क्योंकि एकदम जो आयरन होते हैं ना सॉलिड आयरन होते हैं, परमानेंट आयरन होते हैं, वो आसानी से नहीं चिपकेंगे। जहाँ क्रैक कर जाता है तो आसानी से नहीं, उनको ज्वाइंट करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट की आवश्यकता पड़ती है। इसमें बहुत ज़्यादा हीट रिलीज हो, उसके बावजूद ही वो ज्वाइंट हो सकते हैं। तो एक प्रोसेस है जिसके द्वारा, है ना, रेलवे ट्रैक्स को या पार्ट्स ऑफ हैवी मशीनरी को ज्वाइंट करते हैं, है ना। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, वो प्रोसेस को हम थर्मिक प्रोसेस कहते हैं। आएगा आपको क्वेश्चन की थर्मिक प्रोसेस क्या है ना। डिफाइन थर्मिक प्रोसेस विथ एग्जांपल। थर्मिक प्रोसेस क्या है, ऐसे प्रोसेस जिसमें फेरिक ऑक्साइड को एल्युमिनियम पाउडर के साथ रिएक्शन कराया था, उसके प्रेजेंट में एल्युमिनियम पाउडर को फेरिक ऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं तो लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। और इतना एनर्जी रिलीज होता है कि उसको किसी भी हैवी मशीन के पार्ट्स को, रेलवे ट्रैक को आसानी से ज्वाइंट किया जा सकता है ना। यानी दो प्रोसेस इन विच
aluminum powder is reacted with ferric oxides and it release a lot of heat. Lot of it is called थर्मिट प्रोसेस, है ना। एग्जांपल आपको देते हैं थर्मिट प्रोसेस की। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम पाउडर Al2O3 प्लस 2Fe एल्युमिनियम ऑक्साइड, है ना, प्लस lot of heat released, lot of heat is released, lot of heat is released, एल्युमिनियम 2L करते हैं, एल्युमिनियम O3, है ना। ये रिएक्शन आपका हो गया, है ना। फेरिक ऑक्साइड से एल्युमिनियम पाउडर के साथ रिएक्शन करते हैं तो लॉट ऑफ हीट होता है, विच इज यूज्ड टू जॉइन इन रेलवे ट्रैक्स एंड पार्ट्स ऑफ हैवी मशीनरी, दैट इज कॉल्ड थर्मिट प्रोसेस। ये थर्मिट प्रोसेस कहलाता है। ये हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है, आपको डायग्राम बना के आपको कंप्रेहेंड करने के लिए बोला जाएगा, है ना। तो किस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं, इम्प्योर मेटल को किस तरह से प्योर किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले जैसे आपको कॉपर है, कॉपर मान लिया इम्प्योर मेटल, उसमें मिला हुआ है, कॉपर भी है और उसके साथ इम्प्योरिटीज भी है ना। तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं ना कि जो इम्प्योर मेटल होता है उसको हम एनोड बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, एनोड बनाते हैं। उसमें क्या प्योर भी और इम्प्योर भी है। और जो प्योर होता है उसका है ना थीन स्ट्रिप लेते हैं, जो प्योर मेटल का थीन स्ट्रिप होगा इम्प्योर मेटल का, तो उसमें उससे ज़्यादा उसका थिकनेस होना चाहिए इम्प्योर का। तो इम्प्योर को हम क्या करते हैं, एनोड बनाते हैं, और प्योर को कैथोड बनाते हैं। इम्प्योर एनोड हो गया, है ना, और जो प्योर है वो कैथोड हो गया। उसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक डालते हैं, जैसे कॉपर का कर रहे हैं, कॉपर को प्योर करना है तो कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइटिक के रूप में है, तो कॉपर सल्फेट को हम इलेक्ट्रोलाइट ले लिए, राइट। उसमें हमने सर्किट लगाया, सर्किट ज्वाइन कर दिया। सर्किट ज्वाइन करने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर देते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी ऑन आप करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि जो एनोड था जिसमें प्योर और इम्प्योर दोनों है, तो जितना मात्रा में, जितना क्वांटिटी में प्योर मेटल उसमें है, तो जैसे ही जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगता है इस इलेक्ट्रोलाइट में भी, है ना, कॉपर सल्फेट होते हुए। जितना मात्रा में इम्प्योरिटीज है वो धीरे धीरे मेल्ट करना शुरू हो जाता है। मेल्ट करने के बाद सब इलेक्ट्रोलाइट में मिल जाता है ना। और जितना अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट में वो मेल्ट किया, उतना अमाउंट में वही प्योर कॉपर जाकर, है ना, कैथोड पे डिपोजिट हो जाता है, कैथोड पे जाके डिपोजिट हो जाता है ना। तो और नीचे जो होता है इम्प्योरिटीज होता है जिसको हम एनोड मड कहते हैं, एनोड के जाके सामने बॉटम में, है ना, सेटल डाउन हो जाता है। तो इस तरह से इम्प्योर मेटल क्या हो गया, प्योर बन गया। जितना मात्रा में प्योर था वो जाके कैथोड पे जाके डिपोजिट हो गया, है ना। तो मैं डायग्राम थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, इस तरह से आपका डायग्राम बनेगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिफाइनिंग का। इलेक्ट्रोलाइटिक डिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। आप इस तरह से डायग्राम बनाइए, ये इस तरह से डायग्राम हमको बनाना है। यहाँ हम लेते हैं, ये कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, है ना। कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट है बना हुआ CuSO4। ये कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। यहाँ एक इलेक्ट्रोड लिए, ये इलेक्ट्रोड क्या है, ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड एनोड कहलाता है, एनोड। ये एनोड हो गया, ये एनोड यानी कटायन जिसको कहते हैं, कटायन हो गया। दूसरा एक पतला लेते हैं, यहाँ जो एक इलेक्ट्रोड है ये प्योर मेटल का होता है, वायर होता है, ये प्योर मेटल का होता है। ये हो गया कैथोड, ये हो गया कैथोड, कैथोड होता है। ये आयन हो गया, राइट। यहाँ से हमने क्या किया, सर्किट आप लगा दीजिए, यहाँ से सर्किट हम लगाते हैं, ये सर्किट लगा दिए।
बैटरी लगाते हैं, है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं। यहाँ ये नीचे जो इम्प्योरिटीज होगा ये नीचे इम्प्योरिटीज बैठ जाएगा, ये इसको हम एनोड मड कहेंगे। ये नीचे बैठ रहा है इम्प्योरिटी, एनोड मड कहलाता है। एनोड मड, एनोड मड, ये एनोड मड कहलाता है। प्योर मेटल है, इस पे आके क्या होता है, डिपोजिट हो जाता है। ये डिपोजिट हो गया, ये इस पे आके डिपोजिट हो जाता है ना। ये आके थीन स्ट्रिप पे आके प्योर मेटल डिपोजिट हो गया, है ना। इससे हम क्या करते हैं, आपको पता हो कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जितनी चीजें होती है मार्केट में, आप देखते हैं कि सोने का गहना बिक रहा है ना, चांदी का गहना बिक रहा है, किंग, है ना, देखने में तो लगता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। इसी प्रोसेस से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, है ना। उसके ऊपर क्या होता है, एक लेयर लगा दिया जाता है, गोल्ड का, सिल्वर का, है ना, प्लेटिनम का, एक लेयर लगा देते हैं। वो लेयर लगाते तो देखने में लगता है सोना है ये, है ना, ये लगता है कि सिल्वर है, ये प्लेटिनम है ना। इस तरह से कॉपर है, जैसे भी वो इस तरह से मार्केट में उसको बेचा जाता है। उसको अगर आप कुछ दिन तक बचा के रखें तो ठीक रहता है। फिर अगर जैसे ही एसिड का या मॉइस्चर का, है ना, वाटर का उस पर प्रभाव पड़ता है तो धीरे धीरे लेयर क्या होता है ना, धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इस तरह से हम कर सकते हैं इस प्रोसेस से। एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में पूछेगा कि मरकरी का ओर्स का नाम बताएं, यानी नेम द ओर्स ऑफ मरकरी। तो हम क्या लिखते हैं, नेम द ओर्स ऑफ मरकरी। HGS होता है इसको, HGS इसको कहते हैं क्या, है ना, सिनेवार भी कहलाता है, सिनेवार, सिनेवार, ओर्स ऑफ मरकरी, ओर्स ऑफ मरकरी, ओर्स ऑफ मरकरी सिनेवार होता है, याद रखना ये ऑब्जेक्टिव। दूसरा आपको ब्रास का पूछेगा, कौन कौन से, है ना, एलॉयज, ब्रास का एलॉयज बताइए। ब्रास, है ना, ब्रास किन किन चीजों से मिलकर बना है, ब्रास, कॉपर और जेडन, Cu प्लस Zn, याद रखिए, है ना। ब्रास, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज किन चीजों से मिलकर बना है, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज, कॉपर और टीन, टीन का ये एसन कर दीजिए, कॉपर टीन। स्टील, स्टील देखिए, स्टील, स्टील, आयरन, Fe प्लस निकेल प्लस क्रोमियम, क्रोमियम, है ना, क्रोमियम, निकेल और क्रोमियम से मिलकर बना हुआ है ये। एक क्वेश्चन आपको और आ सकता है कि एमलगम क्या है, एमलगम, है ना, एमलगम, एमलगम, एमलगम क्या है, एमलगम क्या है। आप ये जानते हैं कि मरकरी एक मेटल है ना, और इसके एलॉयज को हम क्या कहते हैं, एमलगम कहते हैं, है ना। तो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है।